तो देखिए स्टूडेंट, सिंगल कॉलम कैश बुक के बाद अब अपन स्टार्ट कर रहे हैं टू कॉलम कैश बुक। इसको डबल कॉलम कैश बुक भी बोलते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट आपका टू कॉलम कैश बुक। सर इसे टू कॉलम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि अब अमाउंट के कॉलम अगर आप ध्यान से देखेंगे तो दो आ गए हैं, कैश और बैंक। देखो दोनों साइड में मैंने दो कॉलम बनाए हैं, कैश और बैंक। बाकी पूरा सेम है, डेट, पर्टिकुलर जो कि रिसिप्ट साइड है, वाउचर नंबर, एलएफ, कैश, बैंक, ये सारी चीजें आपकी वही है। और इधर भी आप देखेंगे तो डेट, पर्टिकुलर, वाउचर नंबर, कैश एंड बैंक, सारी चीजें आपको जो है वो वही मिलेंगी, उसमें कुछ भी चेंज आपको नहीं मिलेगा। सही है, बाकी सारी चीजें आपकी वही है, आप देखेंगे उसमें कोई भी चेंज आपका नहीं आया है। सही है, तो अब देखिए इसके लिए टू कॉलम कैश बुक के लिए हम जो अपनी वर्कशीट का इलस्ट्रेशन नंबर 6 ले रहे हैं, और ये आपका डीके गोल में भी इलस्ट्रेशन नंबर 6 है। एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द कैश बुक विद कैश एंड बैंक कॉलम। खुद ने क्वेश्चन में कह दिया है कि कैश और बैंक कॉलम, दो कॉलम है, तो हमने भी दो कॉलम बनाए हैं, कैश और बैंक कॉलम। हमेशा क्वेश्चन में कह दिया जाएगा कि अगर टू कॉलम है तो कौन से दो कॉलम बनाने हैं। ठीक है, वैसे इसमें डिस्काउंट कॉलम भी होता है, वो कई बार सिलेबस में इंक्लूड कर लिया जाता है, कई बार हटा दिया जाता है, तो उसका भी मैं एक सेपरेट वीडियो जो है वो अलग से बना दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो लिखा है एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द कैश बुक विद द कैश एंड बैंक कॉलम। जनवरी 1 को कैश इन हैंड, देखो 1 जनवरी का बैलेंस है और आपको कैश इन हैंड दे रखा है। इट इज नॉट ए ट्रांजैक्शन, ये तो बैलेंस है। कैश इन हैंड, इतना कैश आपके पास पड़ा है, इट इज ए बैलेंस, इट इज नॉट द ट्रांजैक्शन की कैश आया गया है, तो ये है बैलेंस। और ओपनिंग बैलेंस यहां लिखते हैं, मैंने पिछले एग्जाम्पल में भी आपको बताया था, यहां लिखते हैं टू बैलेंस बीडी ब्रॉट डाउन। और कैश इन हैंड आपका 4000, कैश का इतना बैलेंस आपके पास पड़ा है। अब ये ओपनिंग बैलेंस है ना, ये क्या है, ये आपका है ओपनिंग बैलेंस। अब इसको कैश इन हैंड कह दो, ओपनिंग बैलेंस बोल दो, डेबिट बैलेंस बोल दो, कुछ भी बोला जा सकता है, वो धीरे धीरे आप चीजें सीखते जाएंगे। और एक लिखा है कैश एट बैंक, कैश एट बैंक भी है, ये भी बैलेंस है, और ये है 12000 का। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि इस बार ओपनिंग बैलेंसेस आए हैं। जब भी ओपनिंग बैलेंस आए तो आपको क्या लिखना है, टू बैलेंस बीडी। सही है। कई बार बैंक के लिए ओवरड्राफ्ट भी देगा, जब ओवरड्राफ्ट देगा तो नेगेटिव बैलेंस है, फिर वो यहां आने की बजाय बाय बैलेंस बीडी यहां करके लिखा जाएगा, बाय बैलेंस बीडी, और बैंक ओवरड्राफ्ट का जो भी अमाउंट होगा वो यहां लिख दिया जाएगा। पर इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं है, इसलिए मैं ऐसा नहीं लिख रहा। सही है, बाकी आएगा क्रेडिट बैलेंस बोल दे, ऑब्वियस क्रेडिट साइड में यही लिखा जाएगा, बैंक ओवरड्राफ्ट बोल दे तो फिर यहां लिखना है, अदरवाइज हमेशा बैलेंस कहां आएगा, वो यही आएगा। आगे हम देखते हैं। अब इस बार क्या हुआ कि आपके कैश और बैंक दोनों कॉलम हैं, तो ऑब्वियस आपको कैश के ट्रांजैक्शन भी देखने और बैंक का मतलब है चेक, चेक के ट्रांजैक्शन भी आपको यहां देखने। कैसे होंगे वो अपन इस एग्जांपल में देखेंगे। कहते हैं सोल्ड गुड्स फॉर कैश। अब ध्यान से पढ़ना कि ट्रांजैक्शन कैश से है या चेक से, क्योंकि दो कॉलम है तो आपको इस बात का ध्यान रखना भी पड़ेगा। तो 4 तारीख को सोल्ड गुड्स फॉर कैश, तो गुड्स बेची टू सेल, कैश आया तो कैश कॉलम में लिखेंगे हम 13,200, बैंक में डैश कर देंगे क्योंकि बैंक में कुछ नहीं है। 5 तारीख को रिसीव्ड फ्रॉम सुरेश 2500, फिर पैसा मिला टू सुरेश, और कितना है 2500, चेक लिखना नहीं है। तो जब तक कुछ नहीं लिखे तो मैं यही मानूंगा कि सारे के सारे ट्रांजैक्शन कैसे हुए हैं, सारे के सारे ट्रांजैक्शन कैश में हुए हैं, मुझे ये बात माननी पड़ेगी। फिर है रिसीव्ड ए चेक फ्रॉम रवि एंड इमीडिएटली डिपॉजिटेड इनटू द बैंक, बैंक में जमा भी करा दिया, यानी सेम डे बैंक में पैसा आ गया। तो आपके बैंक कॉलम में मुझे लिखना पड़ेगा 6 तारीख को किससे पैसा मिला, रवि से मिला चेक, तो सेम डे बैंक में जमा करा दिया, तो कैश लिखने की जरूरत नहीं है, उसको आप बैंक कॉलम में लिखेंगे। तो ये पहला ट्रांजैक्शन जो है वो आपका बैंक में आ गया। चेक सेम डे बैंक में जमा हो जाना चाहिए, तभी आप उसे बैंक कॉलम में लिख सकते हैं, अदरवाइज आप उसे बैंक कॉलम में नहीं लिख सकते, क्योंकि जब बैंक में पैसा जमा ही नहीं हुआ उस तारीख को तो आप बैंक कॉलम में कैसे लिख सकते हैं। सैलरी पेड टू ऑफिस स्टाफ बाय चेक, आपके पैसा गया, पेड लिखा है ना, 7 तारीख को 7 जनवरी है, और पैसा जा रहा है और हम सैलरी पे कर रहे हैं तो बाय लिखेंगे, और क्या लिखेंगे, बाय सैलरी। पैसा जा रहा है, चेक गया है आपका कितने रुपए का, 7600 का। आगे पेड सुधीर बाय चेक, 10 तारीख को अपन ने सुधीर को पे किया, तो बाय सुधीर। चेक से पे किया तो बैंक कॉलम में ही लिखना पड़ेगा कितने रुपए,
5,000। 12 तारीख को है पेड फॉर ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस, तो बाय ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस, और इसके लिए तो कुछ कहा नहीं है कि चेक से पे किया, तो जब तक नहीं लिखेगा तब तक तो हम यही मानेंगे कि कैश से ही पे किया। 15 तारीख को कैश परचेजेस है। कैश परचेज का मतलब कैश में परचेज किया, तो यहाँ लिखेंगे बाय परचेजेस, और पैसा गया है कैश में है 8,000। जब तक चेक वर्ड नहीं आ जाए तो बैंक कॉलम को यूज नहीं करना है। आगे कैश डिपॉजिटेड इनटू द बैंक। अब ये बात जो है ये समझने की है। देखिए 2 ट्रांजेक्शन आपको बता रहा हूं, दीज आर कॉल्ड कॉन्ट्रा एंट्रीज। कॉन्ट्रा एंट्रीज, कॉन्ट्रा का मतलब होता है बोथ साइड। कॉन्ट्रा का मतलब होता है बोथ साइड, वो ट्रांजैक्शन जो कैश बुक के दोनों साइड लिखे जाते हैं, यानी उससे कैश और बैंक आ भी रहा है और कैश और बैंक जा भी रहा है, मतलब ऐसा कोई ट्रांजैक्शन होगा। वो कौन से ट्रांजैक्शन होंगे वो मैं आपको बताऊंगा। कॉन्ट्रा एक लैटिन अमेरिकन वर्ड है, इसका मतलब है बोथ साइड। आपने एक वीडियो गेम भी खेला होगा कॉन्ट्रा, उसमें 2 प्लेयर बोथ साइड, यानी 2 प्लेयर एक साथ खेल रहे हैं, तो यह है कॉन्ट्रा। कॉन्ट्रा क्या है? वो ट्रांजैक्शन जो आपके कैश और बैंक के बीच में होता है, आपके कैश और बैंक के बीच, यानी या तो कैश निकल के बैंक में चला जाए और या बैंक से निकल के कैश अकाउंट में पैसा आ जाए, ये कॉन्ट्रा एंट्रीज कहलाती है। 2 ही हो सकती हैं, या तो बैंक में जमा कराना और या बैंक से निकालना, 2 कॉन्ट्रा एंट्रीज होती है। तो एक तो होती है डिपॉजिट की एंट्री। डिपॉजिट की एंट्री जनरल एंट्री पहले देख ले। डिपॉजिट की एंट्री क्या होती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। और एक होती है विड्रॉ की एंट्री। विड्रॉ की एंट्री क्या सीखी थी अपन ने जन्म में? कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये 2 एंट्रीज अपन ने सीखी थी, ये 2 कॉन्ट्रा होती है, सही है। तो अब हम देखते हैं कि हमारी कौन सी है। 16 को लिखा है कैश डिपॉजिट इनटू द बैंक, यानी ये वाली एंट्री है, ये वाली एंट्री है। तो लिखा है कैश डिपॉजिट इनटू द बैंक, और इसमें क्या है कि आप 2 को पकड़ लो। 2 क्या है? कैश। 2 को 2 की साइड में ले आओ। कौन सी तारीख है? 16 तारीख, और 2 कैश है ना डिपॉजिट की एंट्री, देखो तो यहां लिखेंगे 2 कैश, और सेम 16 तारीख को यहां लिखेंगे दूसरा आइटम बैंक। 2 कैश तो लिख दिया, बैंक लिखना है तो बाय बैंक। देखो तो जब भी डिपॉजिट कराएंगे तो डिपॉजिट की एंट्री होती है, डिपॉजिट की एंट्री है ना, 2 कैश बाय बैंक। और एलएफ में आपको लिखना पड़ेगा सी, यहां भी एलएफ में लिखना पड़ेगा सी। सी का मतलब क्या होता है? कॉन्ट्रा। यानी ये सी का मतलब है कि सर कॉन्ट्रा एंट्री है, सामने भी हुई होगी कहीं, तो अपन को सामने देखनी पड़ेगी कहां लिखी है अपन ने। 16 तारीख की एंट्री होगी। और जब यहां कैश लिखा है तो अमाउंट लिखेंगे बैंक में, और जब यहां बैंक लिखा है तो अमाउंट लिखेंगे कैश। देख लो भाई, कॉन्ट्रा एंट्री वापस से समझ लो। कॉन्ट्रा की डिपॉजिट की एंट्री होती है बैंक टू कैश, तो 2 कैश यहां आ जाएगा, बाय बैंक सामने चल जाएगा। एलएफ में लिखा जाएगा सी, सी का मतलब कॉन्ट्रा। जब यहाँ कैश हो तो अमाउंट लिखना है बैंक में, और जब यहाँ बैंक हो तो अमाउंट लिखना है कैश में। रिवर्स साइड हो गया। ये तो याद करने की बात हो गई, लॉजिकली भी सही है। बैंक में जब आप पैसा जमा कराएंगे, हमने डिपॉजिट की एंट्री की है तो बैंक में पैसा आएगा तो बैंक को डेबिट किया है, और कैश से चल जाएगा तो कैश को क्या किया है? क्रेडिट किया है। सही है, क्लियर है, वही चीज है। आगे चलें। 20 तारीख को है कैश सेल्स, तो पैसा आया, क्या लिखेंगे? टू सेल्स। कितने रुपए? 15,100। कैश आया है तो बैंक में तो लिखने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अगेन लिखा है उसी तारीख को, 20 तारीख को, परचेज्ड मशीनरी एंड पेमेंट मेड बाय कैश। अगेन 20 तारीख को मशीनरी खरीदी है तो बाय मशीनरी, और कैश से ही पे किया है 6,800। 21 को लिखा है पेड वेजेस फॉर इरेक्शन ऑफ द अबव मशीन। ये मशीनरी का इरेक्शन किया, स्टैब्लिश किया। इसका नेचर जो है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, यानी ये मशीनरी में ही जाएगा, इसको वेजेस में नहीं डाल सकते। तो ये तारीख है 21, आपने पेमेंट किया तो यहाँ क्या लिखेंगे? बाय मशीनरी ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये भी मशीनरी का ही खर्चा माना जाएगा, और आपने पे किया है 400। ठीक है। फिर विड्रू फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, वही ये देखो, बैंक से पैसा निकाला और अकाउंट में से निकलकर आपके कैश में, आपके बिजनेस में आ गया। ऑफिस यूज के लिए निकाला, भी खर्च नहीं किया, निकाला है। निकालने की एंट्री क्या होती है? विड्रॉ कैश टू बैंक। तो मैंने कहा था पिछली बार, मैं कहा था 2 को पकड़ लो, यहां भी 2 को पकड़ लो। 2 जो है वो 2 में ले आओ,
ये तारीख कौन सी है? 23, 23rd। और टू क्या है? टू बैंक, तो टू बैंक यहां ले आओ और ये जो कैश है वो सामने ले जाओ 23 को बाय कैश। दोनों साइड लिखा है तो एलएफ में क्या लिखना पड़ेगा? सी का मतलब कॉन्ट्रा। और अमाउंट कितना है? 7500। जब बैंक है तो अमाउंट लिखेंगे कैश में, और जब कैश है तो अमाउंट लिखेंगे बैंक में। देख लो, टू को पकड़ लो, टू बैंक है, टू बैंक यहां ले आओ और बाय कैश सामने ले जाओ। बहुत ही आसान है, ये विड्रॉ की एंट्री है। अब आप इन दोनों को जरा कंपेयर करो। जब डिपॉजिट कराते हैं तो लिखते हैं टू कैश और बाय बैंक, और जब विड्रॉ कराते हैं तो लिखते हैं टू बैंक और बाय कैश। सही है। टू वाली लाइन अपन ने वहां से ली है जनरल एंट्री से। जनरल एंट्री आप जनरल वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, मैं उसी से बिलोंगिंग करके इसको आपको जो है वो दिखा रहा हूं। तो ये होती है काउंटर एंट्रीज। आप देख रहे हैं काउंटर एंट्री यहां भी है और यहां भी है, दोनों साइड है। पर यहां लिखा है बैंक कॉलम में, यहां लिखा है कैश कॉलम में, क्योंकि पैसा यहां बैंक में आया है और कैश से गया है। ये उल्टा है, ये भी काउंटर है। देखो दो जगह है, ये सेम डेट की एंट्री 23rd को दोनों, इसीलिए इसको काउंटर बोला जाता है कि दोनों साइड हो रही है। बस करना ध्यान से, पहले जनरल एंट्री को ध्यान में करना और देन आपको ये ध्यान होना चाहिए कि किस तरह से इसकी पोस्टिंग की गई है। आगे चले, रिसीव्ड ए चेक फ्रॉम अनिल एंड डिपॉजिट इनटू द बैंक। बैंक में जमा हो गया 23rd को, तो यहां लिखेंगे टू अनिल। पैसा आया है 4600, बैंक कॉलम में लिख दें। फिर लिखा है अगला ही ट्रांजेक्शन 27 तारीख को क्या हुआ? अनिल ने जो चेक दिया था डिसऑनर हो गया। डिसऑनर हो गया यानी बाउंस हो गया, चेक से जो आप पैसा आना चाहिए था वो नहीं आया, आपने तो अपने बैंक कॉलम में लिख दिया। अब बैंक ने आपको इन्फॉर्म किया भाई साहब इसके अकाउंट में तो पैसे ही नहीं है, तो चेक तो डिसऑनर हो गया, तो आपने जो लिख दिया गलत लिख दिया। अब इसको कैंसिल करने के लिए मिटाना या काटना नहीं है, अपोजिट साइड में लिख दो। अकाउंटेंसी में यही सबसे बड़ा फायदा है कि आपको मिटाने और काटने की जरूरत नहीं, अपोजिट कर दो, उसको अपने आप कैंसिल हो जाएगा। तो पहले 23rd को मैंने यहां लिखा था टू अनिल, 27 को मैं यहां लिख दूंगा बाय अनिल। वही सेम अमाउंट 4600 बैंक कॉलम में लिख दो। तो मैंने पहले बैंक को डेबिट किया था 46 से, अब 46 से क्रेडिट कर दिया, तो नलीफाई तो अपने आप ही हो गया, कैंसिल तो अपने आप ही हो गया। तो अकाउंटेंसी में जब भी डिसऑनर का केस है तो बाय साइड में लिख दो, वो कैंसिल अपने आप ही हो जाएगा। सही है, आपको मिटाने या काटने की जरूरत नहीं है। आगे लिखा है परचेज ए टाइपराइटर एंड पेड बाय चेक। तो टाइपराइटर खरीदा तो टाइपराइटर से आपका पैसा जाएगा, और चेक से गया तो बैंक कॉलम में लिखना पड़ेगा आपका 8000। देन 30th को है पेड चैरिटी। चैरिटी से भी आपका पैसा गया है और कुछ नहीं लिखा तो हम ये मानेंगे कैश से गया है। और पेड इनटू बैंक, बैंक में जमा कराया तो फिर वही डिपॉजिट की एंट्री, बैंक टू कैश, और डेट है आपकी 31। डिपॉजिट की एंट्री क्या होती है? बैंक टू कैश। ये डिपॉजिट की पहले भी है टू कैश, तो यहां टू कैश कॉन्ट्रा। और 31st को यहां भी होगी, यहां लिखा था बाय बैंक, तो यहां भी लिखेंगे बाय बैंक। सेम पोस्टिंग होती है, कुछ भी नहीं। अमाउंट है 12000, यहां जब कैश है तो अमाउंट बैंक में, ये बैंक कॉलम है, और जब बैंक है तो अमाउंट किस में लिखेंगे? कैश में। पहले भी देखो यही किया था, अब भी यही किया, और कोई ट्रांजैक्शन आपका इसके अंदर है नहीं। तो ये है आपका बेसिकली टू कॉलम कैश बुक, जिसमें हमने कैश और बैंक कॉलम को मेंटेन किया और हमने ये देखा कि काउंटर एंट्री कैसे होती है। तो ये भी आपकी काउंटर एंट्री हो गई। यहां लिखा है टू कैश और यहां लिखा है बाय बैंक, ये इसका काउंटर हो गया। अच्छा, ये कोई जरूरी नहीं एकदम आमने सामने, वो तो जहां जिसका जो नंबर आएगा वो वहीं लिखोगे ना भाई। 30 के बाद 31 आता तो यहीं लिखोगे, ऐसा थोड़ा ना कि सामने। सामने का मतलब अपोजिट साइड, हाँ। और जहां उसका नंबर आएगा वहां उसको लिख दिया जाएगा, उसमें आपका कुछ भी नहीं है। सही है। अब इसको क्या क्या है आपको बैलेंस करना है, तो वही पहले रिसिप्ट का टोटल करो। रिसिप्ट का टोटल मैंने कर रखा है, दिस इज 42,300 और इसका आ रहा है 45,000। सही है। और पेमेंट्स के भी टोटल करो। पेमेंट्स का टोटल हो रहा है 38,520 एंड 32,700। सही है। तो रिसिप्ट साइज ज्यादा है, मैंने कहा नॉर्मली रिसिप्ट ही ज्यादा आएगी। तो यहां भी 42,300 आना चाहिए और यहां 45,000 आना चाहिए।
यहां भी यही टोटल होना चाहिए, यही बड़े हैं 42,300 और 45,000। तो 31st को यहां हम लिखेंगे बाय बैलेंस सीडी, क्लोजिंग बैलेंस के लिए सीडी, सीडी का मतलब कैरी डाउन, और इनका जो डिफरेंस आ रहा है 42,300 माइनस 38,520 दैट इज 3780, और इसका बैंक का जो बैलेंस आ रहा है 45,000 माइनस 32,700 दैट इज 12,300, और ये जो जनवरी का बैलेंस है वो फरवरी के लिए ओपनिंग बन जाएगा, जो जनवरी का क्लोजिंग है वो फरवरी के लिए क्या बन जाएगा, ओपनिंग। जो बाय बैलेंस सीडी है वो अगले महीने क्या बन जाएगा, टू बैलेंस बीडी। उसको भी आप चाहें तो लिख सकते हैं। यहां आप क्या लिखेंगे, टू बैलेंस बीडी, कैश का बैलेंस है 3780 और बैंक का बैलेंस है 12,300, और डेट आ जाएगी, ये थी 31 जनवरी, तो यहां आ जाएगी 1 फरवरी। इसको कहते हैं बैलेंस को कैरी करना, है ना। जो इस महीने का क्लोजिंग है वो अगले महीने का क्या बन जाएगा, ओपनिंग बन जाएगा। तो ये एक सिस्टम है आपका टू कॉलम कैश बुक का। कॉन्ट्रा एंट्री को समझ लेना, जब भी आप डिपॉजिट कराओगे तो ये टू कैश है, टू कैश सामने आ जाएगा बाय बैंक, कैश है तो बैंक में लिखना है, बैंक है तो कैश में लिखना है, और एलएफ के अंदर सी का आपको दिखाना है कि कॉन्ट्रा है। जब भी डिपॉजिट, देखो डिपॉजिट यहां कराया तो टू कैश और यहां भी कराया तो टू कैश, सही है, और यहां बाय बैंक और यहां बाय बैंक। जब भी आप विड्रॉ करोगे तो टू बैंक और बाय कैश, ये दोनों आ किससे रहे, ये जनरल एंट्री से आ रहे हैं। तो इसमें एक क्वेश्चन बन सकता है कि कॉन्ट्रा एंट्री क्या होती है सर, जो दोनों साइड हो। इसके एग्जाम्पल सर, बैंक में पैसा जमा कराना और बैंक से पैसा निकालना, दो ही एग्जाम्पल हो सकते हैं। तो ये आपका है टू कॉलम कैश बुक। फॉर्मेट थोड़े बड़े होते हैं, टेम्परामेंट रखना, कैलकुलेशन है वो प्रैक्टिस से ही आ सकता है। भाई मैं आपको नॉलेज दे सकता हूं कि होता कैसे है, स्किल तो आपको डेवलप करना है, परफेक्शन आपको डेवलप करना है, नॉलेज आपको यहाँ पूरा आपको मिल जाएगा, सही है। तो ये आपका पूरा फॉर्मेट है कैश बुक का, ठीक है। इसके 2-3 आप क्वेश्चन करिए, परफेक्शन आपका अपने आप आ जाएगा। ओके, थैंक यू।